आज नवरात्र का शुभारंभ हो गया। कल ईद है, लेकिन त्योहार के मौके पर हजारीबाग से आई तस्वीर तनाव बढ़ा रही है। हजारीबाग में बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को शस्त्र ज्ञान देते दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को तलवार और लाठी डंडे भी बांटे। ये सब तब जबकि 25 मार्च को ही हजारीबाग में दो समुदाय आमने सामने आ गए थे। इधर महाराष्ट्र से जो तस्वीर सामने आई वो सामाजिक सौहार्द को धक्का देने वाली है। आज सनातन धर्म पर चौतरफा हमला हो रहा है। हिंदू कभी किसी के जुलूस पर पथराव किया है, कभी किसी धर्म पर पथराव किया है। हमारे धर्म पर पथराव होता है कि नहीं होता है? सच्चाई है कि आज भी हो रहा है हमारे धर्म पर पथराव। अगर हमारे यहाँ जो सांप है उस पर भी ये डंडा जो है कारगर सिद्ध होगा। सांप की संज्ञा किसे दी जा रही है? तलवार और लाठी डंडे क्यों बांटे जा रहे हैं? इन सवालों का जवाब समझना आसान है। हथियार बांटने वाले बीजेपी के सांसद मनीष जायसवाल हैं। ये सब उसी हजारीबाग में हो रहा है जहां 25 मार्च को मंगला जुलूस पर पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। अब बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल की हथियार वाली हिमायत ने माहौल में तनाव खोल दिया है। आज सनातन धर्म पर चौतरफा हमला हो रहा है। आज धर्म परिवर्तन किसका कराया जा रहा है? आज हिंदू का धर्म परिवर्तन हो रहा है। जो विदेश से जो लोग आ रहे हैं, चाहे बांग्लादेश से आए, रोहिंग्या आ रहे हैं, तो आबादी किसका घट रहा है? हिंदू का घट रहा है। मनीष जायसवाल के हथियार वितरण और अस्त्र शस्त्र की ज्ञान टाइमिंग के सवाल खड़े कर रही है। वो सवाल ये, क्या हजारीबाग के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। 6 अप्रैल को रामनवमी तक कई धार्मिक अनुष्ठान होंगे। रामनवमी पर जुलूस भी निकलेगा, तो वहीं कल मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार ईद है। अब सुनिए हथियार बांटने के पीछे बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल का तर्क क्या है। अभी रामनवमी में 7-8 दिन है। आप अपने गांव में लेकर के जाएंगे तो कम से कम एक प्रशिक्षण शिविर हर गांव में 2-4 बुजुर्ग, 2-4 वयस्क आपको मिल जाएगा जो कि दंड का अच्छा प्रदर्शन करता हो, अच्छा खेलता हो, तलवार अच्छा खेलता हो। तो वो शाम को अगर 1 घंटा भी अपने गांव में करेगा और गांव के जितने नौजवान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दिखाएगा तो उनको भी प्रेरणा मिलेगा कि हमारे परंपरा में ये चीज है। वैसे तो मनीष जायसवाल ने किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया, बस सनातन परंपरा में अस्त्र शस्त्र के महत्व का संदेश दिया। लेकिन कहीं ये संदेश महाराष्ट्र जैसी स्थिति तो नहीं तैयार कर देगा, जहां औरंगजेब के नाम पर सियासी विवाद शुरू हुआ, जो नागपुर में फसाद तक पहुंच गया। हजारीबाग में अप्रिय घटना घटी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कानून को अपने हाथ में लिया जाए, किसी को उकसाया जाए। हमें लगता है कि कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए और जो दोषी व्यक्ति हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। महाराष्ट्र से जो तस्वीर आई है वो और भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। तस्वीरें महाराष्ट्र के बीड़ की हैं। यगा के गेवराई तालुका के अर्धमसला गांव में एक मस्जिद में विस्फोट हुआ। धमाके से मस्जिद की दीवार और फर्श क्षतिग्रस्त हो गई। मौके से पुलिस ने जिलेटिन की छड़ें बरामद की हैं। इस मामले में पुलिस ने विजय गव्हाणे और श्रीराम सागरे को पकड़ा है। मस्जिद में ब्लास्ट केस में पकड़े गए विजय गव्हाणे की एक रील सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि रील धमाके से पहले बनाई गई। तस्वीरों में विजय गव्हाणे मुंह में सिगरेट दबाए हुए है और उसके हाथ में बम है। इन तस्वीरों से चर्चा तेज है कि आखिर विजय गव्हाणे को जिलेटिन छड़ कहां से मिली? क्या इस धमाके में कोई और भी शामिल है? कहीं मजहब के नाम पर हो रही सियासत मस्जिद में ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार तो नहीं? ऐसे ही कितने सवालों के बीच पुलिस की जांच जारी है, लेकिन धर्म के नाम पर जहरीले बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच सड़क पर नमाज को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग अब टकराव का रूप लेती दिख रही है। हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा का संदेश सड़क पर नमाज को लेकर सुलग रही सियासत को शांत करने के बजाय टकराव को बढ़ाने वाला है, जो कहीं न कहीं सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित करेगा।
क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या नेपाल में फिर से राजतंत्र लागू होगा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से नेपाल के शहर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। गाड़ियों, इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। नेपाल में राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। जलता नेपाल, हिंसा, आगजनी से बेहाल। तोड़फोड़ इतनी ज्यादा भयानक हुई है कि पूरी बिल्डिंगें जल करके खाक हो चुकी हैं। लोकशाही नहीं कबूल, बगावत का बिगुल। जो प्रदर्शनकारी थे इतने ज्यादा उग्र थे कि उनके सामने जो भी आ रहा था वो उसको तहस नहस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जिस राजशाही को नेपाल 17 साल पीछे छोड़ आया था, अब उसी राजशाही को लाने के लिए नेपाल पिछले कई दिनों से बदलाव की आग में जल रहा है। प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे जो कि मांग ये कर रहे थे कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ जले हुए वाहन और बर्बादी नजर आएगी। नेपाल के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आपको इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर जले हुए वाहन हैं, जहां पर जले हुए घर हैं, मकान हैं। विरोध करते हुए जब उनके ऊपर जो पुलिस और प्रशासन ने रोका, उनको जो तितर बितर करने की कोशिश की तो वो उग्र हुए, और उग्र हुए तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें काठमांडू के तमाम इलाकों में देखने को मिल रही हैं। नेपाल में हालात गृह युद्ध जैसे हो चुके हैं। न सिर्फ वाहन बल्कि कई निजी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया है। ऐसी एक दो नहीं बल्कि जो है दर्जनों बिल्डिंगें हैं जहां पर पथराव हुआ था तो उनको नुकसान पहुंचा है। कई बिल्डिंगों में आग लग गई थी। बाहर से ही आपको अंदाजा लग जाता है कि किस तरह से तोड़फोड़ हुई है। जो कांच लगी हुई थी, जो शीशा लगा हुआ था, वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। हर तरफ कांच है, पत्थर है, पत्थर अभी भी कितने बड़े बड़े पत्थर ये अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो प्रदर्शनकारी थे इतने ज्यादा उग्र थे कि उनके सामने जो भी आ रहा था वो उसको तहस नहस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। नेपाल में राजशाही का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ पर एक ही राज परिवार शाह वंश के सदस्यों का शासन रहा, जो कि खुद को प्राचीन भारत के राजपूतों का वंशज मानते थे। इस राजवंश ने 1768 से साल 2008 तक यानी 240 साल तक नेपाल पर शासन किया, लेकिन 2008 में राजशाही को खत्म कर दिया गया और 28 मई को नेपाल के राजनीतिक दलों ने संसद के माध्यम से तत्कालीन हिंदू राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया। और इस तरह से नेपाल में राजशाही की जगह लोकशाही का जन्म हुआ। लेकिन नेपाल फिर से राजशाही चाहता है और इसके लिए उसके पास अपनी दलीलें हैं। 16-17 सालों में ऐसा क्या हो गया कि वापस आप लोगों को लगा कि नहीं हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए? 150 करोड़ हिंदुओं का एक आस्था का केंद्र, एक नेपाल, एक हिंदू राष्ट्र पहचान था ना, वो भी ये लोग ने बेचकर खाया। 81% हिंदू है नेपाल में, तो फिर भी अभी धर्मनिरपेक्ष कैसे ले रहा है? नेपाल की जो पहचान था हिंदू राष्ट्र का पहचान, ये समाप्त हुआ है। इसलिए हम इसको परिवर्तन लाना चाहते हैं। लोकतंत्र के आवरण में जो लूटतंत्र चल रहा है, इसके विकल्प खोज रहे हैं। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसके मैं नहीं सारा नेपाली इसके सपोर्ट में 82% नेपाल में हिंदू है। जब राजतंत्र था तो उस टाइम में बहुत अनुशासन था। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी इस आंदोलन का समर्थन कर रही है, जिसने ऐलान किया है कि जब तक नेपाल में राजशाही वापस नहीं आती और नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, ये आंदोलन जारी रहेगा। 16-17 वर्ष के अभ्यास में जिस तरह से नेपाल के लोगों को अभी ये गणतंत्रवादी गणतंत्र के नेताओं ने जिस तरह से उल्लू और बेवकूफ बनाया, नेपाल को राजा सहित का प्रजातंत्र और वैदिक सनातन हिंदू राज्य स्थापना के लिए ये आंदोलन अब आज से निरंतर होगा। नेपाल के लोगों ने अब वो संकल्प कर चुके। विद्रोह की आग लगातार फैल रही है। प्रदर्शनकारियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर को भी निशाना बनाया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के इस दफ्तर पर भी खासा नुकसान हुआ है। यहाँ पर आगजनी हुई है। दफ्तर के अंदर जो सामान था उसको बाहर ला करके कुछ इस तरीके से जलाया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में जहाँ पर आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है। हालांकि अब जो है सिर्फ ये यहाँ पर ये तबाही के निशान है। 1960 से 1990 तक नेपाल में पंचायती शासन था। उस समय जो भ्रष्टाचार हुआ था ना, वो भ्रष्टाचार को तो कोई मिसाल ही नहीं है। तो भ्रष्टाचार का शासन था। प्रदर्शन को रोकने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल रखा है।
कई शहरों में कर्फ्यू लगा है, लेकिन राजशाही और हिंदू राष्ट्र की जो मांग उठी है, उससे लगता नहीं कि विद्रोह की आग बुझने वाली है। कार बनी हथियार, पुतिन के घर में गद्दार। इंटरनेशनल किलर, मात खा गए मस्कीटियर्स। За Россию! За победу! Ура! ज़ेलेंस्की की भविष्यवाणी साजिश की निशानी। Щодо стабільності суспільства залежить, але і залежить від його років. Він помре скоро, це факт, і все закінчиться. कीव से मॉस्को कैसे पहुंचा कार वाला कातिल? $3 करोड़ की लिमोजिन, मौत की ट्रेन। 3 करोड़ की लिमोजिन, मौत की ट्रेन। हम बात कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन की लिमोजिन कार में हुए धमाके की, जिसमें पुतिन बाल बाल बच गए। इसीलिए क्योंकि वो ब्लास्ट के वक्त कार में नहीं थे। सवाल है कि पुतिन की जिस लिमोजिन कार को दुनिया की सबसे सुरक्षित और मजबूत कारों में से एक माना जाता है, उसकी ऐसी हालत किसने की और क्यों की? आज हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब तलाशेंगे। धमाके के पीछे ज़ेलेंस्की फैक्टर को भी समझेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कितनी फुल प्रूफ है पुतिन की सुरक्षा और कितनी लाजवाब है लिमोजिन कार। लेकिन सबसे पहले देखिए कि रूस और दुनिया को हिलाकर रख देने वाला ये बम धमाका कब और कैसे हुआ। तारीख 29 मार्च, जगह लुब्यांका, मॉस्को। रूस की सबसे पावरफुल हस्ती की सबसे भरोसेमंद कार में एक जबरदस्त धमाका होता है और कार जलकर खाक हो जाती है। कार में धमाके के बाद इंजन में आग लगी और कुछ ही सेकंड में पूरी कार में खौफनाक शोले भड़क उठे। कार के चारों तरफ धुआं फैल गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, कार का पिछला हिस्सा तबाह हो चुका था। यह धमाका हुआ मॉस्को में रूसी खुफिया एजेंसी FSB मुख्यालय के ठीक बाहर, जहां पुतिन की कार थी। गनीमत थी कि धमाके के वक्त पुतिन अपनी कार में नहीं थे, वरना अंजाम काफी भयानक हो सकता था। पुतिन की कार लिमोजिन एक चलता फिरता किला थी, जिससे किसी भी दुश्मन के लिए भेद पाना आसान नहीं था। लेकिन इस धमाके ने पुतिन, रूस की सुरक्षा एजेंसियां और उनके पूरे सैनिक बंदोबस्त को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुतिन की लिमोजिन कार कितनी आलीशान है, कितनी मजबूत है और कितनी खास है, ये भी बताएंगे। पर फिलहाल उस धमाके और उसके पीछे की साजिश को समझना जरूरी है। पुतिन की कार में धमाके के पीछे साजिश का पहला संदेह यूक्रेन पर किया जा रहा है और उसकी मुकम्मल वजह भी है। सुनिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का वो बयान जो उन्होंने कुछ ही दिन पहले दिया था। Путін боїться тільки своє суспільство. Дестабілізація його суспільства – це те, чого він боїться. Але ніхто не зможе на це вплинути, він сам на це вплине. Його економіка вплине, санкційна політика буде впливати, те, що він не контролює і не захищає всі свої території. Друге, чого він боїться, втратити свою силу. Це також має щодо стабільності суспільства залежить, але і залежить від його років. Він помре скоро, це факт, і все закінчиться. सुना आपने, ज़ेलेंस्की का ये बयान 26 मार्च का है, जब उन्होंने पेरिस में मिरर को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि पुतिन की जल्द मौत होगी और फिर ये सब खत्म हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि पुतिन की कार में हुए धमाके के पीछे ज़ेलेंस्की के इस बयान का
क्या कनेक्शन है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली तकरीबन 72 आवर्स पहले प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पे कहा था कि रशिया और रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है ख़त्म हो सकती है जब पुतिन मारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुतिन जो है कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। और ये उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। कुछ हाथ यूक्रेनियंस का हो सकता है, लेकिन दावा नहीं किया जा सकता कि क्या इसमें कोई एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट था या कोई इंटरनल इन्वॉल्वमेंट है। ये तो जब जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तभी पता लगेगा। लेकिन इशारा ये भी है क्योंकि ज़ेलेंस्की ने खुद ये स्टेटमेंट दी थी 72 आवर्स पहले कि पुतिन जो है मारे जा सकते हैं। बताने की जरूरत नहीं कि ज़ेलेंस्की पुतिन की मौत क्यों चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या वो इसके लिए कार्ड ब्लास्ट जैसी खुल्लम खुल्ला साजिश का रास्ता अपना सकते हैं। क्या ज़ेलेंस्की को नहीं पता कि अगर ऐसा हुआ तो उसके कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं। पुतिन से ज्यादा जेलेंस्की को रूस से जान का खतरा सताता रहा है। जब तक जेलेंस्की को यह भरोसा नहीं मिला कि रूस उन्हें नहीं मारेगा, तब तक वो बंकर में छिपे रहे। ऐसे में कहना जल्दबाजी होगी कि इस कार धमाके से जेलेंस्की का कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की की जानी दुश्मनी का फायदा कोई तीसरा शख्स उठाना चाहता हो। लेकिन सवाल है कि आखिर वो कौन है जिसने पुतिन की कार में ब्लास्ट किया। वो कौन है जो पुतिन की 4 लेयर वाली सुरक्षा कवच को भेदकर उनकी कार तक पहुंच गया। पुतिन की सुरक्षा का पहला कवच है पुतिन के बॉडीगार्ड्स, दूसरा घेरा है भीड़ के बीच छिपे सुरक्षाकर्मी, तीसरा घेरा भीड़ के किनारे खड़े सुरक्षाकर्मियों का है और चौथा घेरा है छतों पर तैनात स्नाइपर्स का। सड़क पर पुतिन एक हथियारों से लैस काफिले के साथ चलते हैं। इस काफिले में AK-47 टैंक रोधी ग्रेनेड लॉन्चर और पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें शामिल होती हैं। पुतिन खुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। इसके अलावा पुतिन के मस्कीटियर्स 24 घंटे उनके आसपास मौजूद रहते हैं। दरअसल पुतिन के बॉडीगार्ड्स खुद को मस्कीटियर्स मानते हैं। रूस की फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के जवान उनके बॉडीगार्ड्स हैं। किसी की भी तलाशी, निगरानी या गिरफ्तारी करने का उन्हें अधिकार हासिल है और उन्हें सभी सरकारी एजेंसियों को आदेश देने का भी अधिकार है। जाहिर है पुतिन के इस सख्त सुरक्षा घेरे को भेदना बेहद मुश्किल है। एंटी टैंक ग्रेनेड्स रहते हैं, उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स रहती हैं। जो दूसरा घेरा सुरक्षा का है वो भीड़ के बीच में रहता है और जो तीसरा सुरक्षा है घेरा है वो भीड़ के किनारे रहता है और जो चौथा सुरक्षा की टियर है वो आसपास के घरों के छतों पर स्नाइपर के रूप में तैनात रहती है। यानी कि पुतिन के साथ करीब करीब एक मिनी आर्मी चलती है। लेकिन सुरक्षा कितनी भी सख्त क्यों ना हो, कोई ना कोई भेदने वाला आ ही जाता है और खासकर तब जब भेदी कोई घर का ही हो। पुतिन को जान का इतना डर है कि अपने स्टाफ तक पर वो भरोसा नहीं करते हैं। अभी हाल ही में सेरेमोनियल गार्ड्स की तलाशी ली गई थी। पुतिन जहां भी जाते हैं फेडरल फोर्स के एजेंट गार्बेज पिन से लेकर सीवर कवर तक चेक करते हैं। एक व्यक्ति उनका खाना चेक करता है ताकि जहर का खतरा पुतिन को ना हो। पुतिन भी अपने बॉडीगार्ड्स और सुरक्षा कर्मियों का खास ख्याल रखते हैं। पुतिन के बॉडीगार्ड्स 35 साल की उम्र में रिटायर कर दिए जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनके बॉडीगार्ड्स को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। मसलन गवर्नर, मंत्री, स्पेशल फोर्स में अफसर रैंक उन्हें दिए जाते हैं। पुतिन जहां भी जाते हैं ऐसी बख्तरबंद गाड़ी में सवार रहते हैं जिस पर किसी बुलेट या बम का असर नहीं होता। लिमोजिन कार भी ऐसा ही एक सुरक्षा कवच है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुतिन और नॉर्थ कोरिया के जनरल किम जोंग एक साथ लिमोजिन कार में सवार थे। पुतिन अपनी लिमोजिन कार खुद ड्राइव कर रहे थे। तब किम को पुतिन की ये कार इतनी पसंद आई कि पुतिन ने खुद उन्हें लिमोजिन कार गिफ्ट कर दी। पुतिन को लिमोजिन कार इतनी क्यों पसंद है वो भी जान लीजिए। दरअसल करीब 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगी लिमोजिन लग्जरी कार बख्तरबंद है।
कार पर बुलेट या बम का असर नहीं होता। बुलेट प्रूफ कांच और बम रोधी चेसिस है। कार में रात में देखने की तकनीक मौजूद है। कार में 850 हॉर्स पावर का हाइब्रिड इंजन है। इतने भारी भरकम सुरक्षा कवच की वजह से पुतिन की लिमोजिन कार दूसरी कारों के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा वजनदार है। ये कार बिल्कुल उसी माफिक खास मानी जाती है जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट की कार है, उसको खास माना जाता है। इसमें हर प्रकार के बुलेट प्रूफ डिवाइसेस हैं, ये हर प्रकार के इसमें सिक्योरिटी मेजर्स हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, सॉलिड रबर टायर्स है, और जैसे कि मैंने कहा ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव काबिलियत है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अपने आप को हर प्रकार से सुरक्षित कर सकती है और आसपास के कोई थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है। हर प्रकार के इसमें जैमर्स लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें ब्लास्ट हो जाना साफ तौर पर दर्शाता है कि जो इसके पीछे इन्वॉल्व थे बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन इस धमाके ने पुतिन की पावरफुल कार को खाक कर दिया। सोचिए कि ब्लास्ट कितना बड़ा होगा। बहरहाल इस धमाके के बाद भी यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक्स पर दावा किया है कि बीती रात रूस की ओर से यूक्रेन पर 172 ड्रोन दागे गए। जाहिर है रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने के आसार पहले ही कम थे और अब इस कार बम धमाके के बाद इसकी उम्मीद और कम हो गई है। और अब बात करते हैं म्यांमार पर हुए डबल अटैक की। म्यांमार में भूकंप से जो तबाही हुई वो सबने देखी। बर्बादी का ये मंजर कोई भूल नहीं सकता। हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए और लाखों बेघर हो गए। कुदरत के कोप ने म्यांमार को मृत्यु लोक में तब्दील कर दिया है। इस आपदा के बाद पूरी दुनिया से म्यांमार में मदद भेजी जा रही है। भारत ने भी मदद भेजी है, लेकिन खुद म्यांमार की सैन्य सरकार को इस आपदा से कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है, लेकिन सरकार की सेना अभी भी विद्रोहियों पर हवाई हमले कर रही है, उन पर आसमान से बम बरसा रही है। म्यांमार में भूकंप से हुई तबाही ने पूरी दुनिया को हिला दिया। सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गईं, हजारों जिंदगियां फना हो गईं। कुदरत का गुस्सा 2 दिन तक कहर ढाता रहा। आसमान में कोहराम मचता रहा और धरती का कलेजा कांपता रहा। कुदरत का क्रोध इतना प्रचंड कि भूकंप के झटके बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान और भारत तक महसूस किए गए। लेकिन म्यांमार और थाईलैंड में तो तबाही का तांडव मच गया। म्यांमार में आए भूकंप से अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3400 से ज्यादा लोग घायल हैं। भूकंप से लाखों लोगों के बेघर होने की खबर है। इसके अलावा पाताल से निकले प्रलय ने अरबों खरबों की संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है। सो अलग कई जगह जमीन फट गई, रिहायशी इलाके मलबों में तब्दील हो गए। म्यांमार में मौत के जलजले से पूरी दुनिया सदमे में है। हर कोई आगे बढ़कर भूकंप प्रभावितों की मदद करने में लगा है, लेकिन खुद म्यांमार की सैन्य सरकार को पीड़ितों के दर्द से कोई मतलब नहीं। दुनिया इंसानियत के वास्ते म्यांमार तक ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचा रही है और वहां की बेरहम सैनिक सरकार अपने ही लोगों पर आसमान के रास्ते मौत बरसा रही है। दरअसल म्यांमार की सैन्य जुंटा सरकार की ओर से विद्रोहियों पर लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। विद्रोही गुटों को निशाना बनाकर बमबारी की जा रही है। दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ भूकंप के बाद हुई बर्बादी है, तबाही है, भूकंप से पीड़ित लोगों की बेबसी और लाचारी है, तो दूसरी तरफ म्यांमार की सैनिक सरकार की तानाशाही है, बेरहमी है, अपने ही लोगों पर किया जा रहा अत्याचार है। दरअसल म्यांमार की सैन्य सरकार और लोकतंत्र समर्थक विद्रोही गुटों के बीच सालों से लड़ाई चल रही है।
इस भयानक आपदा के वक्त ये उम्मीद की जा रही थी कि सैन्य सरकार विद्रोहियों के बजाय भूकंप पीड़ितों की मदद पर ज्यादा ध्यान देगी, लेकिन सरकार का बेरहम चेहरा नहीं बदला। संयुक्त राष्ट्र ने इन हमलों को अपमानजनक ठहराते हुए कहा है कि इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत टॉम एंड्रूज के मुताबिक ये सेना भूकंप के बाद भी बम गिरा रही है, जबकि लोग मलबे में दबे हुए हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। इस वक्त सरकार को अपना सैन्य अभियान रोकना चाहिए। सिर्फ संयुक्त राष्ट्र ही नहीं, दुनिया के कई देश म्यांमार सरकार की सैनिक कार्रवाई से गुस्से में हैं। फैसला तो बिल्कुल ही टोटली अमानवीय है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है प्रभावित हुए, पीड़ित हुए। भूकंप की वजह से कहा जा रहा है 16 से ज़्यादा लोग मारे गए, काफ़ी बिल्डिंग्स टूट गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है। और उसके बाद हवाई हमले उन्हीं लोगों के खिलाफ हो जो इससे पीड़ित हुए, वास्तव में टोटली अनएक्सेप्टेबल है। म्यांमार में जब से सेना ने सरकार का तख्ता पलटकर नियंत्रण अपने हाथ में लिया है, तभी से वहां गृह युद्ध के हालात हैं। लोकतंत्र बहाल करने की मांग करने वाले पीछे हटने को तैयार नहीं और सरकार आपदा के आलम में भी उन पर बम बरसाए जा रही है। म्यांमार के उत्तरी शान के नौगोंचो में हवाई हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई। भूकंप आने के सिर्फ 3 घंटे बाद ये हवाई हमला किया गया। भूकंप के केंद्र सागाइंग क्षेत्र में भी बमबारी की गई। थाईलैंड बॉर्डर के पास के इलाकों में भी हवाई हमले हुए हैं। बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे फंसे लोगों की मदद करने वालों को निशाना बनाकर ये हमले किए गए। दूसरी ओर विद्रोही गुटों की अगुवाई करने वाली राष्ट्रीय एकता सरकार ने कहा है कि उसकी सेना 2 हफ्ते तक प्रभावित क्षेत्रों में सैनिक अभियान बंद रखेगी, लेकिन आत्मरक्षा में कार्रवाई जारी रखेगी। म्यांमार में 2021 में हुआ था सरकार का तख्ता पलट। तभी से सैन्य जुंटा शासन के खिलाफ वहां विद्रोह की स्थिति है। अब सिर्फ 1/4 हिस्से पर ही सैन्य सरकार का नियंत्रण रह गया है। हाल के समय में म्यांमार की सैन्य सरकार को कई मोर्चों पर हार मिली है और देश के करीब आधे हिस्से पर विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है। ऐसे में सैन्य सरकार हवाई हमलों से विद्रोहियों को काबू में करना चाहती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।